गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी कक्षा सेवंथ की हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 के 10वें पाठ अपूर्व अनुभव का अध्ययन करेंगे। अपूर्व अनुभव किसे कहते हैं, इस पे हम लोग थोड़ा सा जान लें। जो कुछ भी हम सीखते हैं वह हमारे लिए अनुभव कहलाता है। सम विषम परिस्थितियों में एक बालक, एक किशोर, एक युवा या एक वृद्ध व्यक्ति भी जो कुछ भी सीखता है, कालांतर में वह उसके लिए अनुभव होता है। आज जो सीखा वह कल हम अपने अनुभव के रूप में व्यक्त करते हैं। आइए हम लोग जान लें कि इस पाठ में लेखक तत्वचान कुरियानगी जो एक अनुवाद है पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा द्वारा, इस पर लेखिका क्या कहना चाहती हैं। तत्वचान विश्व साहित्य का एक अमूल्य निधि है और जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में पूर्व में भी हो चुका है। यह एक ऐसी अनुभव अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं। इस कहानी में रेल के डिब्बे ही कक्षाओं के रूप में बताए गए हैं। गहरी जड़ों वाले जो पेड़ हैं पाठशाला के मुख्य गेट हैं। जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी जड़ें नीचे तक गई हुई हैं वो पाठशाला के गेट के रूप में बताए गए हैं। शाखा बच्चों के खेलने के कोने हैं और जो शाखाएं हैं वो बच्चों के खेलने के लिए कोने बताए गए हैं। अर्थात जैसे हम लोग बचपन में जो चीज़ें खेलने में प्रयोग करते हैं वह स्कूल में उसके बारे में लेखक बता रहा है कि वह कैसे एक बच्चा वृक्ष की शाखाओं को, टहनियों को ही अपनी खेल की विषय वस्तु बना लेता है। तो वह शाखाएं अर्थात जो टहनियाँ हैं वही रेल के डिब्बों वाली कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेलने के लिए एक विशिष्ट कोना है। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक श्री कोबायाशी जी हैं। इस स्कूल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है कोबायाशी। लेखिका स्वयं स्कूल की छात्रा थी। जो लेखिका तत्सो कुरियानगी हैं वह इस स्कूल की छात्रा थीं और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है यह पुस्तक। तत्वचान का अंश अपूर्व अनुभव है, अर्थात उन्हीं के बचपन के अनुभव के आधार, बचपन में जो कुछ भी सीखा है उसी के आधार पर उन्होंने इसे मूर्त रूप यानी लिखित रूप जो है प्रस्तुत किया है। और वह लेखिका का एक अनुभव है जो पूर्व में सीखा है, जो जाना है उस विद्यालय में पढ़ते हुए, उसी को आपके सम्मुख लेखिका ने बताने का प्रयास किया उन्हीं अनुभवों को। तो इसीलिए लेखिका ने इस पाठ का जो शीर्षक है अपूर्व, यानी अपूर्व माने पहले का जो अनुभव है, बचपन का जो अनुभव है उसको लेखिका ने इस पाठ में अभिव्यक्त किया है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तत्वचान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तत्वचान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। सभागार था यानी जो जहाँ बच्चे प्रार्थना करते हैं वह सभागार था। वहाँ शिविर लगने के 2 दिन बाद तत्वचान के लिए एक दिन बड़ा साहस का दिन आया।
वह तत्तो चांद जिसे यास्की चांद से मिलना था, यास्की चांद के नाम के सहपाठी से मिलना था, हाँ, उसे इस भेद का पता न तो तत्तो चांद को था, न उसके माता पिता को था, न ही यास्की चांद को था कि मुझे किससे मिलना है। यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उसने यास्की चांद को अपने पेड़, जिस पेड़ पे वह रहती थी, जिस पेड़ की शाखाओं पे खेलती थी, उस पर उसने चढ़ने का न्योता का अर्थ है निमंत्रण दिया था। हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तुम्हें में अर्थात उस विद्यालय में हर एक बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा एक एक पेड़ की टहनी को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। अर्थात मैं इसी पेड़ पे चढ़ूंगा, तुम दूसरे पेड़ पे चढ़ोगे, क्योंकि वृक्ष की शाखाओं के आए ही उस विद्यालय की गेट हुआ करती थी, मुख्य दरवाजा हुआ करता था। तत्तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तत्तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चिढ़ी मिलती, यहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ की निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। लेखिका इसमें बताती हैं कि किस तरह से जब विद्यालय में पढ़ते थे तो प्रत्येक बच्चों के लिए एक अपना पेड़ होता था। उसी पेड़ पर हर एक बच्चा खेलता था। जिस बच्चे का पेड़ होता था उस पर दूसरा कोई बच्चा चढ़ने से पहले उस बच्चे से इजाज़त लेता था, पूछता था क्या मैं इस पेड़ की शाखाओं पर चढ़ जाऊं, ऐसा उसे पूछना पड़ता था। यास्की चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। यास्की चांद नामक जो ये बालक है उसको पोलियो था, वह किसी भी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। इसलिए अतः तत्तो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तत्तो चांद ने माँ से कहा कि वह यास्की चांद के घर डेनचुकू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसकी माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नज़र जूते के फीते पर ही गड़ाए रही। राखी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बचाए बिना तत्तो चांद से रहा नहीं गया। लेखिका बता रही हैं कि जब वह अपनी माँ से यह बताना चाहती हैं कि मैं तत्तो चांद तक ये यास्की चांद के पास जाऊंगी, उसके घर जाऊंगी, इसमें वस्तुतः वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि यास्की चांद को उन्होंने अपने वहाँ खुद ही न्योता दिया था पेड़ पे चढ़ने का। यदि ऐसा सही ढंग से अपनी माता से बताती कि यास्की चांद नाम का यह जो बालक है वह वास्तव में पोलियोग्रस्त है और उसे मैंने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए वो बुलाया है, तो निश्चित उसकी माताजी उसे डांटती और यह जरूर कहती कि तुम्हें एक पोलियोग्रस्त बालक का इस प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। यदि कोई बालक किसी दृष्टिकोण से हीन है, उसके अंदर कोई कमी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हम यथासंभव प्रयास करके उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करें। हमें भूलवश भी किसी भी सहपाठी मित्र का
कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे उस बालक के मन में हीन ग्रंथि उत्पन्न होती है और आने वाले समय में वह कुछ भी करने से सक जाता है। लेखिका कहती है, मैं यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली उसने बताया। यह बात उसने अपने साथ आने वाले छोड़ने वाले जो रोज छोड़ने वाला व्यक्ति था राखी को बताया। तब तत्तो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यास्की चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यास्की चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तत्तो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। लेखिका बताती हैं कि राखी को बताया कि मैं आज उसे यास्की चांद को अपने वहाँ बुलाया है, उसे अपने पेड़ की टहनियों पर चढ़ाऊंगी। यास्की चांद उसे मैदान में ही क्यारियों के पास, जो विभिन्न प्रकार के फूलों की क्यारियां तो उसके पास मिला। गर्मी की छुट्टी थी, सब कुछ सूना था, कोई मैदान में नहीं था। यास्की चांद जो तत्तो चांद नाम की इस बालिका की एक ही या 2 वर्ष बड़ा था, देखने में तत्तो चांद से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यास्की चांद ने तत्तो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तत्तो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज बहुत ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यास्की चांद भी हंसने लगा। जैसे ही यास्की चांद तत्तो चांद को देखा, वह घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। यह बालक जिसके बारे में तत्तो चांद ने स्वतः बताया है कि वह पोलियो से ग्रस्त था, जैसे ही तत्तो चांद को देखता है, पैरों को घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उसके हाथ और चाल स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। उसके हाथ जो थे अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तत्तो चांद उत्तेजित थी कि आज मुझे यानी यास्की चांद को मैं कुछ नया करने को सिखाऊंगी, उसके अंदर साहस भरूंगी नया सीखने के लिए, उसे वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ने के लिए उत्साहित करूंगी। इसके लिए विशेषतया तत्तो चांद भी बहुत ही उत्तेजित से उत्साहित थी। लेखिका कहती हैं कि सरकार यास्की चांद भी हंसने लगा। तत्तो चांद यास्की चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। लेखिका बताती हैं कि बचपन के समय में क्या कुछ सीखा, उस अनुभव को प्रस्तुत अनुच्छेद के माध्यम से लेखिका बताती हैं कि बचपन कैसा होता है। बचपन के समय मैंने किस तरह से अपने सहपाठी यास्की चांद को अपने पास बुलाया, उसको कैसे सिखाया, रहने को कैसे सिखाया, और उसके साथ ही मैंने उसे अपने अंदर कुछ ऐसा करने का साहस कैसे लाया। तो भी लेखिका कहती हैं कि जिस दिन उसे टहनियों पे चढ़ना था, एक सीढ़ी ढाई सीढ़ी पर चढ़ाती है और कुर्सी के सहारे स्वयं द्विशाखा यानी दोनों तरफ जो निकली हुई शाखाएं हैं उस वहाँ तक पहुँचती है। पुनः उस पोलियोग्रस्त बालक यास्की चांद से कहती है कि तुम चढ़ने का प्रयास करो, निश्चित ही प्रयास करोगे तो तुम भी मेरे तक जिस शाखा पे मैं बैठी हूँ, जिस टहनी पर बैठी हूँ, तुम भी चढ़ जाओगे। तुम अपने अंदर यह मत पालो कि मैं पोलियोग्रस्त हूँ तो मैं यह कार्य नहीं कर पाऊँ, निश्चित ही तुम यह कार्य कर सकते हो। यास्की चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस तरह तत्तो चांद नीचे उतर आई और यास्की चांद के पीछे से धकियाने लगी।
पर तत्तो चांद थी छोटी नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यास्की चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तत्तो चांद को पहली बार लगा कि वह काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। आज लेखिका इस अनुच्छेद में बताती हैं कि प्रयास करती है, लेखिका बार बार प्रयास करती है, उत्साहित करती है यास्की चांद को कि तुम भी इस सीढ़ियों के सहारे जिस शाखा पर मैं पहुंची थी, जिस वृक्ष की टहनी तक पहुंची थी, तुम भी वह कार्य करो, तुम्हें भी सफलता मिलेगी, तुम भी यह काम कर सकते हो। वृक्ष की शाखाओं पर झूलने का तुम्हें भी आनंद मिल सकता है। लेखिका बार बार यह प्रयास करती है। अंततः जब यह पोलियोग्रस्त बालक प्रथम सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाता है तो नीचे उतरती है, नीचे से धक्का देती है। जैसा कि बच्चे देखिए कितने उत्साहित है, बच्ची अपने स्वयं वह कार्य करती है, दूसरे अपाहिज बच्चे को भी आगे बढ़ने का प्रयास कैसे कराती है, बार बार करती है। लेकिन चूंकि बालिका स्वयं ही नाजुक है, कोमल है, इसलिए बार बार प्रयास करने पर बहुत अधिक सहायता नहीं कर पाती। तत्तो चांद पहली बार लगा कि जिस काम को वह सहज समझती थी वह आसान नहीं है। यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई, उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तत्तो चांद को उसने हंसने के लिए गाल फुरा कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं। बार बार देखिए, एक प्रयास में असफल होती है, दूसरे प्रयास में भी उसको कहती है अच्छा अब देखो तुम बार बार प्रयास मैं कर रही हूँ, दूसरी सीढ़ी लाई हूँ जो तिपाई वाली है, वृक्ष की शाखा तक पहुँच रही है, इस बार जरूर तुम प्रयास करो। निश्चित ही जिस पेड़ पर की टहनी तक तुम्हें मैं चढ़ाने का प्रयास करनी हूँ, निश्चित ही सार्थक प्रयास करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। इस बार इस तरह से इस अनुच्छेदों के माध्यम से लेखिका पूर्व आधारित अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहती हैं कि यदि हम बालमन यानी बाल्यावस्था में ही सीखे हुए अनुभव के आधार पर यदि हम किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो वह व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति भी कुछ करने को विवश हो जाता है। बार बार उत्साहित करने पर वह उस कार्य को कर लेता है। तो निश्चित ही यदि हम सार्थक प्रयास करें तो अपने जीवन में सफल होंगे। आइए आपको एक बार फिर बताते हुए तत्तो चांद से सीख लेनी चाहिए कि हम भी अपने सहपाठियों को स्वयं अच्छा करें और दूसरे सहपाठियों को भी अच्छा करने के लिए उत्साहित करें, उसके अच्छे कार्यों में सहयोग करें। कभी भी किसी भी तरह से हीन दिन जो बालक हैं उनका उपहास न उड़ाएं, उनका सहयोग करें। इस शिक्षा के साथ हम लोग शेष इस पाठ के अनुच्छेदों को अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए अब हम शब्दार्थ और गृह कार्य लिखेंगे।